हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्री गाइडेंस। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं इकोलॉजी, जिसको हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। जैसा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर एक जो है टॉपर्स का वीडियो आया है जिसमें आप लोग देखे हुए हैं कि तो उन्होंने बताया कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो क्या है, इकोलॉजी है। इकोलॉजी को उन्होंने एक नंबर में रखा, ठीक है। यदि वेटेज वाइज बायोलॉजी का जो देखा जाए कि किससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उन्होंने बहुत सारे स्टडी करके जो है जितना भी क्वेश्चन उनको याद था या फिर दोस्तों से डिस्कशन करके और जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करके उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया और उन्होंने क्या किया, इकोलॉजी की सबसे प्रथम नंबर पर रखा। यानी कि इससे जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। तो इसीलिए हम लोग जो है इकोलॉजी पर वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों से सबसे ज़्यादा आग्रह यही रहेगा कि आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिए और जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए। क्योंकि यदि आप जो है शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज व्यू का टाइम रहेगा, तो हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो वीडियो बनाया जाए। नहीं तो हम लोग भी छोड़ देते हैं कि चलो छोड़ दो, व्यू ही नहीं जा रहा है, लोग अच्छे से देखते नहीं, क्लिक करते हैं, भाग जाते हैं। तो ऐसे नहीं होता। और एक लेक्चर में हम लोग जो है एक अध्याय को कोशिश करेंगे कि इसमें जो है ख़त्म कर दिया जाए। तो इसमें इस अध्याय में टोटल आपके जो है 25 से लगभग 25 पेज होंगे, 25-26 पेज, ठीक है। तो इसको हम लोग को कवर करने में यदि एक एक मिनट भी लेंगे तो कम से कम आधा घंटा लगेगा। और ऐसा नहीं है कि एक मिनट में हम लोग एक पेज को कवर कर लेंगे, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग बहुत जल्दी चाहते हैं कि एकदम क्विकली जो है पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, जो उस तरीक़ा से नहीं होता है। क्योंकि हम जब खुद जब इस चैप्टर को पढ़ें तो हमको पढ़ने में लगभग 1-2 घंटे का टाइम लगा, 2-3 घंटे का टाइम, ठीक है। तो जब हम खुद स्टडी कर रहे हैं तो उसमें 2-3 घंटा लग रहा है, तो जिसमें कि हमको एग्ज़ाम नहीं देना है, फिर भी आप लोगों के लिए जो है हम एक एक चीज़ को अच्छे से देखते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद जो है अंडरलाइन करते हैं, उसके बाद आप लोगों के लिए ये जो है वीडियो लेक्चर बनाते हैं, फिर एडिट करते हैं, फिर उसको अपलोड करते हैं। तो हम लोग को एक वीडियो बनाने की जो 1 घंटा का वीडियो है, तो एडिट करने के उसमें जो है 1-2-3 घंटे तो ऐसे स्टडी में जाता है, फिर 1 घंटा हम लगातार बोलते रहते उसमें जाता है, और फिर एडिट में जाता है। तो हम लोग को खुद जो है कि 4 से 5 घंटा लग जाता है तो एक वीडियो को अपलोड करने में। और आप लोग सोचते हैं कि बहुत जल्दी जो है कि हमारा चैप्टर कवर हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आप लोग को ऐसा नहीं कि आप क्लिक कीजिएगा और जो है आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग को यदि वीडियो धीरे चल रहा है, तो हम बहुत बार बोल चुके हैं कि आप लोग जो है 1.5 गुना में वीडियो कर लीजिए या फिर 2 गुना में वीडियो कर लीजिए। लेकिन वीडियो को आप लोग जब तक पूरा नहीं देखेंगे, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। और ये भी किसी को नहीं पता है कि कौन सा क्वेश्चन जो उठा करके डाल दिया जाएगा। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग को वीडियो पूरा देखिए और जो है अधिक से अधिक लोगों तक जो है ये वीडियो शेयर कीजिए। नहीं कीजिएगा तो फिर जो आप लोग जिस प्रकार से अपने मन से चलेंगे, तो हम लोग को भी होता है कि इस प्रकार से हम लोग को टाइम मिलेगा तो बना देंगे, नहीं मिलेगा फिर टाइम तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन यदि आप लोग चाहते हैं कि वीडियो डेली आए, ठीक है, एक लेक्चर डेली हो, तो आप लोग को से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग वीडियो से जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए अब ज़्यादा नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो इकोलॉजी में 3 चैप्टर कवर करेंगे, ठीक है। इकोलॉजी में हमको कितना चीज़ पढ़ना है, तो हम लोग को 3 चीज़ पढ़ना है, अध्याय 13, अध्याय 14 और अध्याय 15। और ये जो हमारा अध्याय कौन सा, ये अध्याय हमारा 13 और जिसमें टोटल जो है 25 पेज हैं। तो कम से कम इसमें जो है हम लोग को 1 घंटा लेक्चर में लग ही जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यदि बैठे हैं तो थोड़ा सा जो दिल थाम करके बैठिए, क्योंकि इसमें जो है टाइम लगेगा ही, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि जो है कौन कौन सा जो है इस चैप्टर का महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इस इंट्रोडक्शन में आपका है रामदेव मिश्रा के बारे में जानना है, और रामदेव मिश्रा के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। आप लोग जब भी किताब को पढ़ते हैं तो शुरू में जिन वैज्ञानिक के बारे में भी लिखा हुआ रहता है उसके बारे में पढ़ने का कोशिश जो है ज़रूर करेंगे। हम लोग यहाँ पे पूरी तरीक़ा से डिस्कशन नहीं करेंगे, पूरी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि यदि पूरे डिटेल्स में जाएंगे तो 5-6 घंटा भी लग सकता है। तो हम लोग सिर्फ उसी चीज़ों को अंडरलाइन किए हैं जिससे क्वेश्चन बन सकता है, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने की संभावना है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे हमने अंडरलाइन किया है, आप लोगों के पास भी यदि बुक है तो वहाँ पे आप अंडरलाइन कर ले, नहीं तो आप बुक में लिख लें, ठीक है, ताकि आप लोग
एग्ज़ाम के टाइम में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहले कि भारतवर्ष में रामदेव मिश्रा पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि भारतवर्ष में या भारत के पारिस्थितिकी के जनक कौन है। ठीक है, तो भारतवर्ष में पारिस्थितिकी के जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है। तो आप लोग को इंडिया में फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा, रामदेव मिश्रा होगा। ठीक है, और पूरे विश्व में इकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, ये आप लोग जो है कमेंट करके बताने का कष्ट करें। ठीक है, क्योंकि जो आप लोग ऐसे लिखते नहीं, तो आप लोग को लिखने में कष्ट ही करना पड़ेगा। तो कष्ट करके आप थोड़ा सा लिख दीजिए कि फादर ऑफ वर्ल्ड इकोलॉजी किसे कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा है नेशनल कमेटी फॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग तथा कोऑर्डिनेशन की स्थापना कब हुई उसका। तो आप लोगों से हो सकता है ऐसे उतना पूछे जाने की संभावना नहीं है, फिर भी आप लोग इसको याद करें तो बहुत अच्छा है कि इसका जो स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना 1972 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, तो 1972 में। इसका भी आप लोग याद कर सकते हैं। बाद में जिसने पर्यावरण तथा वन मंत्रालय को स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया। तो जो है वन मंत्रालय को स्थापित करने में किसका बहुत बड़ा योगदान है, तो रामदेव मिश्रा का भी बहुत बड़ा योगदान है। और वन मंत्रालय का जो है स्थापना कब हुआ, तो 1984 ईस्वी में। ठीक है, नेशनल कमेटी फॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग तथा कोऑर्डिनेशन का स्थापना कब हुआ, तो 1972 में। और वन मंत्रालय का स्थापना कब हुआ, तो 1984 में। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में हमारा चैप्टर है अध्याय 13 और जीव समष्टियाँ। ठीक है, तो अब देखिए कुछ प्रश्नों को आंसर उत्तर जानने का कोशिश करेंगे। सबसे यहाँ लिखा गया है कि हमारा जो पक्षी गाते क्यों हैं। हो सकता है कि इससे भी आपका क्वेश्चन आ जाए कि पक्षी क्यों गाते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर आपको देखिए नीचे जो है लिखा हुआ मिलेगा कि पक्षी गाते क्यों हैं। यहाँ पर आप देखिए पक्षी क्यों गाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है। प्रजनन के ऋतु के दौरान पक्षी अपने साथी से बात करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो मीटिंग जब होती है, ठीक है, एक पक्षी दूसरे पक्षी प्रजनन करने के लिए जब उनको मिलना होता है, तो वो क्या करते हैं कि जिस प्रकार से कोयल कुकू की आवाज़ करती है, उसी प्रकार से बहुत सारे जो पक्षी होते हैं प्रजनन के दौरान जो है क्या करते हैं कि बातें करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि उनको जो है कि पक्षी गाते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रकार जो आगे चले, रात को खिलने वाले फूल आमतौर पर सफ़ेद क्यों होते हैं। तो आपसे यहाँ भी क्वेश्चन आ सकता है कि आमतौर पर जो है रात को फूल खिलते हैं उसका रंग कैसा होता है। ठीक है, तो जो रात को जो फूल खिलते हैं उसका रंग कैसा होता है, मुख्य रूप से तो सफ़ेद होता है। ठीक है, और जो है कि उसके बाद है कि भ्रमर को कैसे पता चलता है कि फूल में किस फूल में मकरंद है। इस सब जो है उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कैक्टस में इतने सारे कांटे क्यों होते हैं। ठीक है, तो कांटे इसमें इतने सारे इसीलिए ज़्यादा होते हैं ताकि उसको जो भी गाय है भैंस है उसको खा ना जाए। ठीक है, बकरी है उसको चर ना जाए, तो उनके सुरक्षा के लिए होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में क्या क्या है, तो थोड़ा सा इसको जो है समझ लीजिए, ऐसे उसका इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इधर है वार्षिक औसत वर्षा सेंटीमीटर में, और इधर है तापमान। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय जो वन है, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वन जो है कहाँ से कहाँ तक देखिए आपका पाया जाता है। तो यहाँ जो है उस कटिबंधीय में वर्षा कितना होता है, उष्ण कटिबंधीय में कितना होता है, 20 से लेकर के आपका 25 डिग्री मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ का जो तापमान क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का 20 से 25 डिग्री तापमान होता है। वर्षा कितना होता है, तो 200 सेंटीमीटर से लेकर के 450 सेंटीमीटर तक यहाँ क्या होता है, वर्षा होता है। तो ये थोड़ा सा इस प्रकार के। और मरुस्थल का तापमान कितना होता है, मरुस्थल का तापमान आप मान सकते हैं कितना, 30 डिग्री सेल्सियस होता है मरुस्थल में। यहाँ पर वर्षा कितना होता है, औसत वर्षा, तो मरुस्थल में औसत वर्षा बहुत ही कम होता है, कितना होता है, 50 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और कुछ यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा दिखाया गया है। ठीक है, ये जो आपका मरुस्थल हो गया, ये जो है आपका प्लेन एरिया हो गया, ये जंगल हो गया, तो इसी प्रकार से कुछ दिखाया गया। और यहाँ ज़्यादा कुछ है नहीं, जिससे कुछ लेना देना है उसको मैंने अंडरलाइन पहले करके रखा हुआ है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ध्रुव की ओर मैदानों से पर्वत शिखर की ओर उत्तरोत्तर घटता है। इससे पहले हमको लगता है कुछ करना पड़ेगा। हाँ, भूमध्य रेखा से, ठीक है,
भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर और मैदानों से पर्वत शिखरों की ओर उत्तरोत्तर घटता रहता है। तो ऐसे शुरू से पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी पर औसत तापमान ऋतु के अनुसार बदलता रहता है। तापमान जो क्या होता है कि ऋतु के अनुसार बदलता रहता है। वही बता रहा है कि तापमान जो है क्या होता है कि भूमध्य रेखा से यदि हम ध्रुवों की ओर बढ़े, ठीक है, भूमध्य रेखा से यदि हम ध्रुवों की ओर बढ़े तो क्या होगा, तापमान घटेगा। मैदान से पर्वत की ओर बढ़े, जैसे कि मैदान, आप जो बिहार में रहते हैं तो बिहार को ले, तो बिहार में नॉर्मल टेम्परेचर आता है, ना बहुत ज़्यादा कम होता है ना बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। लेकिन आप जो है कि शिखरों की ओर बढ़ेंगे, पर्वतों की ओर बढ़े, जैसे कि आप जम्मू कश्मीर में चले, उधर सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है, तो उधर का तापमान क्या होता है, कम रहता है। तो यदि आप क्या करेंगे कि ध्रुवों की ओर जाएंगे, ठीक है, तो उधर का भी तापमान घटेगा। और मैदान से मतलब कि जिधर समतल ज़मीन है, मैदान मतलब जिधर समतल ज़मीन है, और समतल ज़मीन से आप जो है पहाड़ों की ओर जाएंगे तो उधर भी क्या होगा, तापमान घटेगा, ठीक है। ध्रुवीय क्षेत्रों और उच्च तुंगता मतलब हाई अल्टीट्यूड, ठीक है, उच्च मतलब हाई और अल्टीट्यूड मतलब ज़्यादा ऊंचाई, ठीक है। जब क्या होगा कि ज़्यादा ऊंचाई पर आप जाएंगे तो तापमान अवशून्य, सब जीरो मतलब जीरो से ऊपर, ठीक है, से ग्रीष्म से लेकर ग्रीष्म में उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीयों में 50 सेंटीग्रेड से अधिक पहुंच जाता है, ठीक है। तो यहाँ बता रहा है कि यदि आप बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं तो जीरो भी तापमान जा सकता है। जैसे कि आप लोग जो है काराकोरम पे की बहुत ऊंची चोटी पे चले जाइए, जो है कि माउंट एवरेस्ट के बहुत ऊंची पर चोटी पर चले, तो वहाँ सिर्फ बहुत क्या रहता है, वहाँ फिर सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ रहता है। तो ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या होता है, तापमान घटता है कुछ निश्चित ऊंचाई तक, फिर बढ़ता भी है। तो वहाँ पर हम लोग ज़्यादा नहीं में डीप में नहीं जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि यदि उष्ण कटिबंधीय में देखें, से लेकर ग्रीष्म में उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलियों में क्या होता है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो वहाँ 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान भी हमारा क्या होता है, पहुँच जाता है, ठीक है। तो यहाँ का जो मेन आपका जानना है कि जब जो है ध्रुवों की ओर जाते हैं तापमान घटता है, शिखर की ओर जाते हैं तो तापमान घटता है, हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो तापमान घटता है, मरुस्थल में जो है कितना 50 डिग्री तापमान भी पहुँच जाता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुछ जीव तापमानों के व्यापक परास मतलब रेंज, ठीक है, सहन कर सकते हैं, ठीक है, उसमें खूब बढ़ते हैं। ये पृथु ताचापी या यूरी थर्मल कहा जाता है, ठीक है। वैसा वैसा जीव जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस भी रहेगा, उसमें वो आसानी से जीवित रह सकता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरी थर्मल बोलते हैं। आप लोग हिंदी में यहाँ पर देख लें, पृथुजा तापी कहलाते हैं। या फिर से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि वैसा जीव जो बहुत अधिक तापमान पर भी जिंदा रहते हैं, बढ़ते हैं, खूब बढ़ते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको यूरी थर्मल बोलते हैं, पृथुजा तापी बोलते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका एक बन सकता है, ठीक है। उसके बाद लेकिन उनमें से अधिकांश तापमानों की कम परास में ही रहते हैं ऐसे जीव, और जो लेकिन कम तापमान में जिंदा रहते हैं बहुत, लेकिन कुछ ही मतलब कि बहुत कम ही ऐसे जीव होते हैं कि जो यूरी थर्मल होते हैं, ठीक है। लेकिन अधिकांश जो होता है क्या होता है, अधिकांश तापमानों की कम परास में रहते हैं, कम रेंज में रहते हैं, ठीक है। देखिए 30 से 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो वो सारे जो क्या रहते हैं, जो कम तापमान पर जिंदा रहते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं तनुतापी, ठीक है, उसको बोलते हैं तनुतापी या फिर बोलते हैं स्टेनो थर्मल, ठीक है। तो आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि वैसे जीव जो कम परास में, ठीक है, जो कम परास में ही रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो तनुतापी बोलते हैं ये, या स्टेनोथर्मल बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो वास्तव में अब यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि जो है पृथ्वी का बोले, वास्तव में पृथ्वी पर जीवन कहाँ जन्मा था, जीवन का उत्पत्ति कहाँ से हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन आता है वायु में, जल में, पृथ्वी पर, तो इस प्रकार से आपसे इनमें से सभी क्वेश्चन रह सकते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा, पानी में। तो जो है वास्तव में जीवन का जो उत्पत्ति हुआ था वो कहाँ हुआ था, समुद्र से हुआ था, पानी में हुआ था, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है आपका, जलीय जीवों के लिए जल की गुणता, ठीक है, रासायनिक संगठन बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। जो जल में जीवन रहते हैं, कोई मृदु जल में रहने वाला मछली है, उसको जो है खारे जल में रखेंगे तो क्या होगा कि वो मर जाएगा, वो वहाँ से वो क्या करेगा, ऑक्सीजन
उतनी अच्छे से नहीं ले पाएगा। ठीक है। लवण की सांद्रता प्रति 1000 भाग में लवणता के रूप में पाई जाती है। लवण की सांद्रता किस में मापते हैं? तो प्रति 1000 भाग में नापते हैं। ठीक है। अंतःस्थलीय जल में 5 से कम, तो जो है कि लवण की सांद्रता जो होनी चाहिए अंतःस्थलीय जल में, ठीक है। अंतःस्थलीय जल मतलब कि जो पृथ्वी के नीचे जो जल पाया जाता है, जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, निकाल के पानी पीते हैं, ठीक है, तो वहाँ से कितना होना चाहिए? 5 से कम होना चाहिए। समुद्र में जो है कितना होना चाहिए? समुद्र में तो 30 से 35% होना चाहिए। और कुछ अति लवणीय लैगून मतलब झीलों में 100 से भी अधिक होती है। ठीक है। तो यहाँ से भी आपका पूछा जा सकता है कि लवण की सांद्रता जो है अंतःस्थलीय जल में कितना होती है? तो 5 से कम होती है। ठीक है। समुद्र में कितना होती है? तो 30 से 35 होती है। और अति लवणीय लैगूनों में कितना होती है? तो 100% होती है। ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखें। ठीक है। उसके बाद चलिए, कुछ जीव लवणता की व्यापक परास के प्रति सहनशील होता है। व्यापक मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा लवणीय लवण के प्रति सहनशील होते हैं। ठीक है। जो तो वैसे जीव जो लवण के प्रति बहुत ज़्यादा सहनशील होते हैं, जो लवण को सहन कर सकते हैं, ठीक है, जो लवणीय जल में रह सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पृथु लवणी बोलते हैं, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं? यूरी हैलाइन बोलते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है। कि जो बहुत ज़्यादा लवणीय जल में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे यूरी हैलाइन, यूरी हैलाइन या पृथु लवणी बोलेंगे। ठीक है। लेकिन अन्य कम परास में सीमित होते हैं। जो कम परास में रहता है, जो ज़्यादा लवण को सहनशील नहीं कर सकता है, जो मृदु जल में रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं तनु लवणी, या उसको बोलते हैं स्टेनो हैलाइन। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। सौपोसी। सौपोसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं। बस यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। आप लोग जानते हैं कि सौपोसी किसको कहता है? जो अपना भोजन स्वयं से बनाता है। जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं या फिर जो रंगीन पेड़ पौधे हैं, सब क्या होते हैं? जो भोजन जो है खुद से बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सौपोसी। ठीक है। लेकिन कुछ परपोसी भी होते हैं, जैसे कि कसकुटा हो गया, तो परपोसी होते हैं। उसके बाद है, आगे चलते हैं हम लोग, महासागरों की गहराई। ठीक है। लेकिन महासागरों की गहराई में पर्यावरण निरंतर अंधकार में रहता है 500 मीटर से अधिक। यहाँ आपको ये जानना जरूरी है कि जैसे कि क्या होता है कि प्रकाश की किरण जब पड़ती है तो पानी के बहुत अंदर गहराई में नहीं जा पाती है। पानी के बहुत अंदर गहराई तक जो है प्रकाश की किरण नहीं जा पाती है, कुछ ही गहराई तक जाती है। तो कितनी गहराई तक जो है प्रकाश का जो किरण जा पाती है महासागरों में? तो 500 मीटर तक ही क्या होती है कि जा पाती है। ठीक है। तो यहाँ से आपको भी क्वेश्चन बनाता है कि प्रकाश की किरण जो होती है पानी की कितनी अंदर गहराई तक जा सकती है? तो 500 मीटर से अधिक गहराई तक, मतलब 500 से 800 मीटर के रेंज में। ठीक है। या फिर लेकिन 500 में पर्यावरण निरंतर मतलब 500 मीटर तक ही जाएगा। 500 मीटर से आगे क्या होता है कि जो है महासागर जो होता है अंधकारमय रहता है, मतलब वहाँ किसी प्रकार का प्रकाश नहीं रहता है। ठीक है। सूर्य नामक कोई चीज़ ही नहीं होता है। वहाँ के जो भी जीव रहते हैं वहाँ ये भी नहीं जानते हैं कि सूर्य होता है कि नहीं होता है। ठीक है। लेकिन वहाँ भी क्या होता है कि बहुत सारे जीव जंतु जो होते हैं, बहुत सारे जो कुछ पौधे होते हैं, ठीक है, पौधे तो नहीं बोल सकते हैं, जैसे कि काई वगैरह होते हैं, वहाँ भी क्या होते हैं? पनपते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर जो है वो लोग कैसे पनपते हैं? तो वहाँ पे जो है परावैंगनिक किरणें पहुँच जाती है, जहाँ पर क्या होती है जो फोटो एक्टिव रेडिएशन है वो जो नहीं पहुँच पाता है। ठीक है। जो 7 प्रकार के रंगे होते हैं, जो कलर होती है, जो आप लोग देख सकते हैं, जो विजिबल रे जिसको बोलते हैं, जैसे कि जो भी कलर का रंग है, 7 रंग है, उसको तो आप देख सकते हैं, लेकिन जिसको नहीं देख सकते हैं वो क्या है? परावैंगनिक किरणें। तो परावैंगनिक किरणें जो है समुद्र की गहराइयों में भी पहुँच जाती है। ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से हम लोगों के लिए जो है परावैंगनिक किरणें क्या होती है? हानिकारक होती है। जबकि महासागर में रहने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए क्या होती है? लाभदायक होती है। ठीक है। सौर विकिरण की स्पेक्ट्रम गुणवत्ता भी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब सौर विकिरण कहने का मतलब हुआ तो वही जो परावैंगनिक किरणें हैं क्या है? जीवन की गुणवत्ता के लिए अधिक है महासागर की बहुत गहराइयों में। आगे चलते हैं। आंतरिक पर्यावरण। आंतरिक पर्यावरण किसको बोलते हैं? आंतरिक पर्यावरण जो हमारे अंदर का
जो भी वातावरण है उसको बोलते हैं। जैसे कि हमारे शरीर है, तो हमारे शरीर में जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएँ हो रही है, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं आंतरिक आंतरिक पर्यावरण। ठीक है। और एक यहाँ आपका जो है टर्म आया है होम्योस्टैटिस या समस्थापन। ठीक है। तो ये होम्योस्टेसिस ये आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है कि होम्योस्टेसिस या समस्थापन क्या है। तो वैसे जीव जो अपनी शरीर की तापमान को बनाए रखते हैं, ठीक है, यानी कि वो किसी भी जगह चल जाएं, जैसे कि हम यहाँ हैं और हम जम्मू कश्मीर में चल जाएं, बहुत वहाँ ठंड पड़ रही है, फिर भी हमारे शरीर का तापमान कितना रहेगा, 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है। जो शरीर का तापमान है, हम बहुत ज़्यादा क्या करेंगे कि मरुस्थलीय क्षेत्र में चल जाएंगे, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, तो वहाँ भी हमारा शरीर का तापमान क्या होगा, 37 डिग्री सेल्सियस ही होगा। तो ऐसे जीव जो अपने शरीर के अंदर की तापमान को बनाए रखते हैं, मतलब कि आंतरिक पर्यावरण को बनाए रखते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समस्थापन बोलते हैं या हेमियोस्टेसिस बोलते हैं। ठीक है। ये बहुत जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन में आ सकता है कि होम्योस्टेसिस क्या है। तो होम्योस्टेसिस वैसे जीव हैं जो अपने शरीर के आंतरिक तापमान को बनाए रखते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस बोलते हैं। ठीक। उसके बाद वही यहाँ पे चीज़ दिया है कि नियमन करना मतलब समस्थापन क्या है। ठीक है। तो समस्थापन वहाँ पे बता ही दिए कि समस्थापन वो लोगों को क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ से जम्मू कश्मीर जाएंगे तो हमको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगा, तो क्या करेंगे, जैकेट पहन लेंगे। तो जैकेट पहनने से क्या होगा, हमारा शरीर का तापमान बना हुआ रहेगा। मान लीजिए हम मरुस्थलीय क्षेत्र में जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो हम कूलर लगा लेंगे, एसी लगा लेंगे, पंखा चला लेंगे, तो हमारे शरीर का टेम्परेचर क्या होगा, उतना का उतना ही बना रहेगा। ठीक है। हम किसी भी क्षेत्र में जाएँ। ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं होम्योस्टेसिस। उसके बाद है समस्थापन, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। उसके बाद है विकासवादी जीव वैज्ञानिकों का विश्वास है कि स्तनधारियों की सफलता। ठीक है। तो आपसे उदाहरण पूछा जा सकता है, तो उदाहरण जैसे कि मनुष्य क्या है, एक प्रकार का होम्योस्टेसिस जीव है। ठीक है। विश्वास है कि स्तनधारियों की सफलता इस कारण है कि वे शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखते हैं। तो जितने भी प्रकार के स्तनधारी हैं, स्तनधारी किसको बोलते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उसी को बोलते हैं स्तनधारी। तो जितने प्रकार के भी स्तनधारी जीव हैं वो सारे के सारे में क्या है, हेमियोस्टेसिस का उदाहरण है। विकासवादी जीव के वैज्ञानिकों का विश्वास है कि स्तनधारी की सफलता इस कारण है कि वो शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखते हैं, मतलब हेमियोस्टेसिस मेंटेन करते हैं सर, चाहे वो अंटार्कटिका में रहे या फिर सहारा रेगिस्तान में रहे। वही बात है, लिखा हुआ है जो आपको हम लोगों ने यहाँ पर बताया था। उसके बाद यहाँ पर वही बात यहाँ कहा गया, अधिकतर स्तनधारियों द्वारा अपने शरीर के तापमान को नियमित करने के लिए जो क्रियाविधि अपनाई जाती है वह ऐसी है कि मानव अपना जाती हुआ वैसी ही है जैसे कि मानव अपनाते हैं। मानव जिस प्रकार से अपना टेम्परेचर नियंत्रित रखते हैं, उसी प्रकार के जो अधिकतर स्तनधारी हैं वो भी अपना क्या करते हैं, शरीर की जो है तापमान को बनाए रखते हैं। हम शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस स्थिर रखते हैं। आपसे यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव के शरीर का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहता है। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में हम जब बाहर का तापमान हमारे शरीर के तापमान से अधिक होता है तब हमें बेहद पसीना आता है। ठीक है। गर्मी के फलस्वरूप पसीना के बाष्पन बनकर उड़ने से होने वाला शीतलन वैसी ही है जैसे कि डेजर्ट कूलर चलने की शरीर का तापमान, मतलब शीतलन होती है तो पसीना बाष्प बन कर उड़ता है तो हमारे शरीर को क्या करता है, ठंडा कर देता है। शीत ऋतु जब पर्यावरणीय तापमान 37 डिग्री से बहुत कम हो जाता है तब हम क्या करने लगते हैं, काँपने लगते हैं। तो काँपना क्या है, एक प्रकार का व्यायाम है जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर में ऊष्मा पैदा होती है। ठीक है। जो शरीर को तापमान को क्या करती है, बढ़ा देती है। ऐसे ही आप कोई काम कीजिए तो क्या होगा, आपका जो है गर्मी महसूस होगा। ठीक है। लेकिन पौधों में आंतरिक तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए कोई ऐसी क्रियाविधि नहीं होती है। उसके बाद समरूपण रखना। ठीक है। इसको भी ये एक तो है आपका होम्योस्टेसिस हो गया, दूसरा है संरूपण, एक है समस्थापन, दूसरा है संरूपण। प्राणियों की बहुत बड़ी संख्या लगभग 99% और लगभग सभी पौधे स्थिर आंतरिक पर्यावरण नहीं बनाए रख सकते। ठीक है। उनके शरीर का तापमान परिवेशी तापमान के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है। तो संरूपण रखना क्या हो गया कि मतलब कि जब ठंडा आया तो हमारे तो उस
किसी जो जीव है जैसे कि पेड़ पौधे हैं, जब ठंडा आएगा तो उसका टेम्परेचर भी होगा कि क्या होगा कि मतलब कि उसका तापमान भी होगा कि नीचे चला जाएगा, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी तो पेड़ पौधे के तापमान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं संरूपण रखना। तो तापमान क्या होता है कि परिवेश के अनुसार बदलते रहता है। शरीर के तरल परासनी सांद्रता, परिवेश, जलवायु, सामग्री सांद्रता, मतलब वही सांद्रता के अनुसार जो है कि परिवेश के अनुसार, नहीं कि ठंडा है तो वो रासायनिक अभिक्रियाएं भी क्या होती है, बदलती रहती है। लेकिन हमारे शरीर में रासायनिक अभिक्रिया ठंडी रहे गर्मी रहे समान चलती है। ये प्राणी और पादप समरूपी, ठीक है, पादप समरूपी कहलाते हैं। तो वैसा जीव जिसका जो है शरीर का तापमान क्या होता है कि परिवेश के अनुसार बदलता रहता है, उसे जीव क्या कहलाते हैं या उसको क्या कहलाते हैं, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कॉनफॉर्मर्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनफॉर्मर्स। इससे भी क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। कॉनफॉर्मर्स क्या है या फिर जो होम्योस्टेसिस क्या है। उसके बाद चलिए चलते हैं हम लोग आगे। चूँकि छोटे प्राणियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल उनके आयतन की अपेक्षा ज़्यादा होता है, इसलिए जब बाहर ठंड होती है तो उनके शरीर की ऊष्मा बहुत तेज़ी से कम होती है। ऐसी स्थिति में उन्हें उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म, जो भी शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाएं हैं, द्वारा शरीर की ऊष्मा पैदा करने के लिए काफ़ी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यह मुख्य कारण है कि बहुत छोटे प्राणी बिरले ही ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ का ध्रुवीय क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र अभी क्या बताएं कि जैसे जैसे आप ध्रुवीय क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ का क्या होता है कि तापमान बहुत कमता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बता रहा है कि ध्रुवीय क्षेत्र में छोटे छोटे जीव नहीं पाए जाते, इसका क्या कारण है। तो ध्रुवीय क्षेत्र में छोटे छोटे जीव नहीं पाए जाते हैं, इसका कारण यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि छोटे छोटे प्राणी क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है उनका आयतन की अपेक्षा ज़्यादा होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि जब बाहर ठंडी होती है तो उनका शरीर का जो है उसमें बहुत तेज़ी से कम हो जाता है, उनका शरीर का तापमान भी क्या होता है, कम हो जाता है। और तापमान कम हो जाता है तो तापमान जब शरीर का कम हो जाता है तो शरीर का तापमान को मेंटेन रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए उनको बहुत ज़्यादा क्या होता है कि ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। इसीलिए क्या होती है कि जो ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होते हैं, छोटे छोटे जीव नहीं पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। उसके लिए अगर दवा भारी बाहरी परिस्थितियों, स्थान विशेष में है अथवा केवल थोड़ी अवधि के लिए है तो जीव के पास दो अन्य विकल्प हैं। आदि बता रहा है कि यदि छोटे छोटे जीव यदि ध्रुवीय क्षेत्र में आदि के रहते हैं तो उनके लिए क्या होता है कि जो ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले जीव हैं उनके पास क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो उनके पास दो विकल्प आते हैं। दबाव भरी मतलब कि ऐसा परिस्थिति हो जाना कि जहाँ अब उस स्थिति में हम लोग नहीं रह सकते, उसी को बोलते दबाव भरी। तो बहुत ठंडी पड़ रहा है तो हमारे ऊपर दबाव है कि हमको यहाँ से मतलब हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, तो हमको यहाँ से कहीं जाना ही पड़ेगा, उसी को बोलते दबाव भरी बाहरी परिस्थितियाँ। बाहरी परिस्थितियाँ में बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा ठंड है, उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो जीव के पास दो विकल्प बचते हैं, या तो वो प्रवास करने का मतलब क्या होता है कि दूसरी जगह चले जाना, ठीक है। प्रवास करने का मतलब क्या होता है, दूसरी जगह चलने। मान लीजिए कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है तो वो क्या होगा कि कहीं ऐसे जगह चले जाए या झील के पास चले जाए या पेड़ के पास चले जाए, ठीक है, जहाँ उसको ठंडी मिले, थोड़ा सा राहत मिले, तो उसी को बोलते हैं प्रवास करना। तो जब जीव क्या होता है कि दबावपूर्ण आवास से अस्थायी रूप से, ठीक है, अस्थायी रूप से कहीं अधिक अनुकूल क्षेत्र में चला जाए, जब वह दबाव भरी परिस्थिति क्या होता है बीत जाए तो वापस लौट जाए, ये एक क्या होता है प्रवास करना। प्रवास करना मतलब दबाव भरी स्थिति में दूसरी जगह चल जाना, ठीक है, जहाँ वो आसानी से जीवन यापन कर सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग देख के नहीं भाग जाएं कि यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शीतकाल में राजस्थान में क्या होता है प्रसिद्ध केवला देव, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। शीतकाल में क्या होता है कि राजस्थान स्थित प्रसिद्ध केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बन सकता है कि केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कहाँ है, तो राजस्थान में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको ये बन सकता है कि राजस्थान में भी कहाँ है, तो राजस्थान में भी कहाँ है, तो भरतपुर में, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ याद रखिए कि केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो राजस्थान में, ठीक है। इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाएगा। साइबेरिया और अन्य अत्यधिक ठंडी उत्तरी क्षेत्रों से आने वाले प्रवासी पक्षियों को अतिथि के रूप में स्वागत करता है।
तो केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ से कौन पक्षी आते हैं, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाएगा कि वहाँ कौन सा पक्षी आते हैं। तो वहाँ से साइबेरिया के पक्षी आते हैं, ठीक है। वहाँ कौन सा पक्षी आते हैं, तो वहाँ से साइबेरिया के पक्षी आते हैं। और अन्य अत्यधिक ठंडी क्षेत्रों में जो रहते हैं तो वहाँ से वो क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वो जो है राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव है वहाँ करके अपना जो है जीवन यापन करते हैं। फिर जब वहाँ का तापमान ठीक ठाक हो जाता है, रहने लायक हो जाता है, तो फिर यहाँ से उड़कर वो वहाँ चले जाते हैं, ठीक है। ये था आपका जो है प्रवासन करना। दूसरा है निलंबित करना। निलंबित करना मतलब उस जगह को ही छोड़ देना, ठीक है। डोरमेंसी, आप लोग ये याद रखें कि डोरमेंसी क्या होता है, प्रसुप्ति क्या होता है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए, ये टर्म भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। डोरमेंसी, तो डोरमेंसी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डोरमेंसी अत्यधिक रूप से किस में देखा जाता है, तो आपका डोरमेंसी जो बीज होता है जो पौधे के, जैसे कि आलू हो गया, इसमें भी आपका डोरमेंसी है। प्याज हो गया, इसमें भी आपका डोरमेंसी होता है, ठीक है। तो डोरमेंसी क्या होता है कि मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ गया, तो क्या होता है कि जितने भी उसका जो भी बीज होते हैं उनका फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटी होता है वो सारा का सारा क्या होता है, रुक जाता है, ठीक है। जैसे कि आलू को आप तुरंत क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, आलू को तुरंत आप खोल करके खेत से निकालते हैं तो तुरंत वह अंकुरित नहीं होता, ठीक है। तुरंत आप उसको मिट्टी में डाल भी दीजिएगा तो वह अंकुरन नहीं होगा। उसके में क्या होता है कि 5 से 6 महीने लगेंगे, तब जा कर के उसमें क्या होगा, ये अंकुरित होना स्टार्ट होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोरमेंसी, ठीक है। आगे पता चलेगा। शीत ऋतु में भालुओं की निष्क्रियता। शीत ऋतु में क्या होता है, भालू निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन बोलते हैं, ठीक है। शीत ऋतु में जब बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर हो जाता है तो क्या होता है कि किसी प्रकार का मतलब कि लगता है जैसे कि मर गए हों, मतलब कुछ प्रकार के वो इधर उधर ना चलेंगे, आराम से क्या होंगे कि एक प्रकार के सो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ सांस चलेगा, बाकी बात खाना पीना उसका कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो जब शीत ऋतु में भालू क्या होता है, निष्क्रिय हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन बोलते हैं। कम जब टेम्परेचर होगा, तापमान होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइबरनेशन, ठीक है। जब बहुत अधिक तापमान हो जाएगा तब कोई जीव निष्क्रिय हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। एक होता है शीत निष्क्रियता, मतलब बहुत ज़्यादा कम तापमान हो गया। ग्रीष्म निष्क्रियता मतलब बहुत ज़्यादा तापमान हो गया तब, ठीक है। ठीक है। शीत ऋतु में भालुओं की शीत निष्क्रियता को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन बोलते हैं, में जाना, तथा उस समय पलायन से बचाव करने का जाना पहचाना मामला, ठीक। मतलब कि या तो वह कह रहे हैं कि वहाँ से चल जाएंगे या फिर वहीं हाइबरनेशन में चले जाएंगे, मतलब कुछ नहीं करेंगे, हिलना डुलना सब बंद। उसके बाद कुछ घोंगे और मछलियाँ। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, घोंगा बहुत ज़्यादा आप लोग देखते हैं कि जब पानी का टाइम आता है तो घोंगा चलने लगते हैं, लेकिन आप जब आप फसल को काट लेते तब देखिए घोंगा कहाँ गया पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते, एस्टिवेशन में चले जाते हैं, सॉरी, एस्टिवेशन में चले जाते, जैसे कि घोंगा हो गया। तो एस्टिवेशन का उदाहरण पूछा जाएगा क्या है, घोंगा हो गया, मछलियाँ हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा तापमान होता है तो एस्टिवेशन में चले जाते हैं, ठीक है। प्रतिकूल परिस्थितियों में झीलें और तालाब प्राणी पलवक, ठीक है, में क्या होता है कि प्राणी पलवक, ठीक है। प्राणी मतलब जो छोटे छोटे पौधे के जैसे दिखते हैं, ठीक है। जैसे काई हो गया, उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, एजोला हो गया, ये सब क्या होता है कि पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं जू प्लैंकटन, ठीक है। कि अनेक जातियाँ ऊपरी डायपोज में आ जाती है, ठीक है। तो डायपोज में कौन कौन से जीव आते हैं वो भी आपके उदाहरण में पूछ सकता है, ठीक है। तो डायपोज में कौन से आते हैं, जू प्लैंकटन आते हैं, ठीक है। जो निलंबित परिवर्तन की मतलब कि एक अवस्था है, मतलब उसमें अब क्या होगा, परिवर्धन मतलब वो बढ़ेगा नहीं ना ही घटेगा, वो ऐसा ही कि वैसी बना हुआ रहेगा, ठीक है। ना ही उसमें किसी प्रकार की वृद्धि होगी, तो उसको बोलते हैं हम लोग डायपोज, ठीक है। तो यहाँ इतना आपसे एक तो आपका हाइबरनेशन से क्वेश्चन रहेगा, दूसरा ऑस्टिवेशन से क्वेश्चन रह सकता है, तीसरा डायपोज से क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अनुकूलन, ठीक है। हम लोग अभी कितना टाइम हो गया, 34 मिनट, आधा घंटा हो गया। हम लोग 10 पेज में आ जाएंगे और अगले आधा घंटा हम देखिए कितना दूर हम लोग पहुँच पाते हैं, ठीक है। तो आप लोग आराम से देखिए, और ज़्यादा ये लग रहा है कि बहुत धीरे धीरे, तो आप लोग टूगना में करके भी वीडियो को आप लोग चला सकते हैं, अगर सही से समझ में आता है तो, ठीक है।
उसके बाद है कि जल के बाह्य स्रोत न होने पर उत्तरी अमेरिका के मरुस्थलीय कंगारू चूहा अपनी जल की उपलब्धता की पूर्ति अपनी आंतरिक वसा के ऑक्सीकरण से पूरी करने में सक्षम है। इनमें इसमें अपने मूत्र को सांद्रित करने की क्षमता भी है जिससे उत्सर्जित पदार्थ को हटाने के लिए जल की न्यूनतम आयतन काम में लाई जाती है। ठीक है, तो इसका हेडिंग क्या है? अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है कि मतलब कि उस वातावरण के अपने अनुसार अपने आप को ढाल लेना। ठीक है, जैसे कि आप जो है कि आप बिहार में रह रहे हैं या फिर जो है पटना में रह रहे हैं। ठीक है, तो बिहार पटना में ही आता है, ऐसा नहीं कि दूसरे जगह। मान लीजिए कि आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं, बिहार में रह रहे हैं, महाराष्ट्र में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, तो यहाँ का तापमान क्या है कि नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन आप क्या करिए, चले जाइएगा कि जो है कि जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ क्या होगा कि तापमान बहुत कम है, राजस्थान में बहुत ज़्यादा तापमान है, तो उसके अनुसार आप लोग क्या करते हैं, ढालते हैं। ठीक है, तो वहाँ जाइएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा कि एक बहुत सारा मोटा वाला कोट पहन लीजिएगा ताकि हमको क्या है, ठंडी कम लगे। जैसे कि ठंड के मौसम आता है तो आप लोग जैकेट पहनना स्टार्ट कर देते हैं, तो मौसम के अनुसार आप लोग क्या करते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं, अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं। पहनना, खाना पीना, ये सारा चीज़ें बदल जाती है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अनुकूलन, मतलब परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल लेना ही क्या है, अनुकूलन है। उसी प्रकार कहा जाए कि जो अमेरिका का जो मरुस्थल है, ठीक है, अमेरिका का जो मरुस्थल, वहाँ पे पानी नहीं होता है। ठीक है, जल के बाह्य स्रोत नहीं होता। ठीक, वहाँ पर जल नहीं पाए जाते हैं। तो उस स्थिति में जो है क्या क्या करता है कि कंगारू चूहा जो है, कंगारू नहीं, कंगारू चूहा, कंगारू चूहा क्या करता है कि जल की आवश्यकता को, जल को मतलब आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए आंतरिक वसा होता है, उसी के ऑक्सीकरण से क्या करता है कि जल बनाता है। ठीक है, उसके अंदर जो वसा होता है, जो फैट होता है, क्या होता है कि उसी का ऑक्सीकरण करके वो जल बनाता है और उसी को जल के क्या करता है कि वो उपयोग करता है। ठीक है, और उसको प्यास नहीं लगती है। उसके बाद क्या है कि मूत्र को सांद्रित करने की, यानी कि जो हम क्या करते हैं, मूत्र के रूप में जो पानी अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, उसको भी वो क्या करता है, सांद्रित मतलब फिल्टर कर लेता है। ठीक है, शरीर के अंदर ही फिल्टर कर लेता है और वो शरीर के अंदर ही क्या करता है कि अपनी जल की पूर्ति को जल की पूर्ति कर लेता है और उसको प्यास नहीं लगता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है वैसा कौन जीव है जिसमें जो है कि मूत्र को सांद्रित करने की क्षमता है, तो कंगारू चूहा है। और कंगारू चूहा कहाँ पाया जाता है, तो अमेरिका के मरुस्थल में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, ज़्यादा नहीं इस पेज में। तो आर्कीबैक्टीरिया क्या है, ठीक है, तो आर्कीबैक्टीरिया क्या है कि वैसे बैक्टीरिया, ठीक है, वैसे बैक्टीरिया जो 100 डिग्री तापमान पर भी रह सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कीबैक्टीरिया बोलते हैं। 100 डिग्री तापमान भी वह खूब फलते फूलते हैं, मतलब खूब बढ़ते हैं, खूब वृद्धि करते हैं। 100 डिग्री तापमान आप समझ रहे हैं, जहाँ पर पानी उबलना स्टार्ट कर देता है, आप हम लोग छुएंगे तो हमारा शरीर जल जाएगा। ठीक है, लेकिन वो आर्कीबैक्टीरिया जो क्या करते हैं, 100 डिग्री तापमान पर भी क्या क्या करते हैं, वो मतलब झेल क्या लेते हैं, मतलब खूब बहुत बढ़ते हैं। उसके लिए क्या है, साधारण तापमान है। लेकिन मानव कितना डिग्री पर रहता है, मानव 37 डिग्री तापमान पर ही इष्टतम तापमान, मतलब अनुकूल, बहुत अनुकूल तापमान है, कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। तो आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है। आगे है आपका जन्म दर और मृत्यु दर। जन्म दर और मृत्यु दर जनरली क्या होता है कि कितने लोग मर रहे हैं। ठीक है, कितने लोग हैं उसमें से कितने लोग मर गए हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं। जो कितना लोग जन्म रहे हैं तो उसको जन्म दर, और कितने लोग मर रहे हैं तो इसको बोलते हैं क्या, मृत्यु दर। समष्टि, समष्टि और व्यष्टि आप लोग समझिए। ठीक है, मान लीजिए कि कोई एक गांव है। ठीक है, तो उस गांव में जितने भी लोग रह रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समष्टि बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समष्टि बोलेंगे। ठीक है, और उस गांव में रहने वाले एक व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे, व्यष्टि बोलेंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि समष्टि क्या होता है और व्यष्टि क्या होता है। समष्टि मतलब पूरा जाति, और व्यष्टि मतलब उस जाति का एक कोई भी जीव। ठीक है, तो ये होता है समष्टि और व्यष्टि। व्यष्टि जन्मता और मरता है। ठीक है, तो समष्टि क्या होता है कि समष्टि में इन दोनों, व्यष्टि जन्मता और मरता है। ठीक है, कोई एक व्यक्ति है तो जन्म गया या मर गया तो उसको बोलते हैं व्यष्टि।
लेकिन समष्टि में जन्म दर और मृत्यु दर, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन जाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर किसमें पाई जाती है, व्यष्टि में पाई जाती है, समष्टि में पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है, सभी कोई में, इसमें से कोई नहीं। तो जन्म दर और मृत्यु दर मुख्य रूप से किस में होता है, तो समष्टि में होता है। ठीक है, जन्म दर और मृत्यु दर किस में होता है, समष्टि में होता है। ठीक है, और क्या पिछले साल कमल के 20 पौधे थे। ठीक है, पिछले साल कितने थे, 20 पौधे थे टोटल, और जनन द्वारा कितने हो गए, 8 गो नया पौधा बन गया। कितना नया पौधा बन गया, 8 गो नया पौधा बन गया। तो इसमें जो है 8/20 कर देंगे तो इसमें निकल जाएगा हमारा क्या, कि जन्म दर क्या है। ठीक है, और ये मृत्यु दर निकालना रहे तो भी वो इसी प्रकार करेंगे, जितना मरने वाला होगा उसको ऊपर में लिखेंगे, जो कुल होगा उसको नीचे में लिखेंगे, तो जन्म दर और मृत्यु दर हमारा निकल जाएगा, खत्म कहानी। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर तो कुछ नहीं। मान लीजिए कि आपको जन्म दर और मृत्यु दर दे दिया जाता है, तो जितना मरेगा या जितना जन्मेगा उसको ऊपर में रखेंगे, और जो कुल संख्या रहेगी उसको नीचे में रखेंगे, बाकी बात खत्म। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, यहाँ पे आपको ठीक थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, कि गाजर घास का जो है कि गाजर घास का बॉटनिकल नाम क्या है। ठीक है, वानस्पतिक नाम क्या है, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस बोलते हैं गाजर घास को। बाकी बात खत्म, और यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं है। 1 घंटा में हम लोग लगभग ख़त्म कर देंगे। 40 मिनट हुआ अब, और हम लोग 14 पेज तक पहुँचे अभी। अप्रवासन और उत्प्रवासन क्या है। ठीक है, आप लोग समझना है, आप लोग थोड़ा सा कि अप्रवासन क्या और उत्प्रवासन क्या है। ठीक है, उस जाति के बेष्टियों की संख्या है जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं। ठीक है, अप्रवास क्या होता है, अप्रवास में मान लीजिए किसी गांव में 100 लोग रह रहे थे। ठीक है, तो 20 लोग और कहीं दूसरे जगह से आ गए, तो उसको बोलेंगे अप्रवासन। जो 20 लोग आए हैं वो किसके द्वारा आए, अप्रवासन, मतलब कि कहीं से आ जाना मतलब अप्रवासन। ठीक है, उत्प्रवासन मतलब मान लीजिए गाँव में 100 लोग थे और उसके बाद जो है 20 लोग चले गए, तो वो क्या हो गया, 20 लोग उत्प्रवासन हो गए। ठीक है, तो अप्रवासन मतलब आ जाना और उत्प्रवासन मतलब चले जाना। ठीक है, और जो है यहाँ पर कुछ नहीं, ये सब फालतू है। पैरामीशियम में ज़्यादा कुछ नहीं आपको देखना है। पैरामीशियम के बारे में सोचिए, जो केवल एक बेष्टि के आरंभन करके द्विविभाजन। तो पैरामीशियम में क्या होता है, द्विविभाजन होता है, बस इतना ही रखना है। इसको बाइनरी फिजन बोलते हैं। ठीक है, बाइनरी फिजन बोलते हैं हम लोग, इसको द्विविभाजन बोलते हैं। तो पैरामीशियम में जो है कि जनन किसके द्वारा होता है, तो द्विविभाजन या बाइनरी फिजन के द्वारा। आप लोग को याद रखना, बाइनरी फिजन इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, पोषण क्षमता नहीं उतना ज़रूरी है जानना, छोड़ दीजिए, क्वेश्चन भी नहीं आएगा वहाँ से। उसके बाद है पोषण क्षमता। कुछ अपने जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन करती है। ठीक है, तो आप तो जानना कि कौन सा जीव है जो जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार प्रजनन करती है। ठीक है, तो प्रशांत महासागरीय सामान्य मछली और बांस। प्रशांत महासागर में रखने वाले सामान्य मछली। ठीक है, प्रशांत महासागर में रहने वाले सामान्य मछली और बांस क्या होते हैं, कि जीवन में जो है एक ही बार प्रजनन करते हैं। ठीक है, जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार प्रजनन करते हैं। वो कौन सा मछली है, तो वह है आपका सामान्य मछली और बांस। जीवन में कितने बार प्रजनन करते हैं, तो एक ही बार प्रजनन करते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि वह कौन सा जीव है जो जीवन में एक ही बार प्रजनन करता है। ठीक है, सामान्य मछली, बांस, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन रह सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका है परजीविता और परभक्षण। ठीक है, तो परजीविता और परभक्षण क्या है, तो परजीविता और परभक्षण दोनों में केवल एक ही जाति को लाभ होता है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा आपको क्या देखना है कि परजीविता को परजीवी बोलते, मतलब जो परजीवी दूसरे प्राणियों पर निर्भर रहता है उसको बोलते हैं परजीवी, और परभक्षी जो दूसरे जीवों को मार करके खाता है उसको बोलते हैं परभक्षी। दोनों में क्या होता है, केवल एक ही जाति को लाभ होता है। परजीवी रहे या फिर परभक्षी रहे तो क्या होगा, उसमें केवल एक ही जाति को लाभ होगा, दूसरे जाति को हानि हो जाएगा, या हानि नहीं भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है सहभोजिता। सहभोजिता क्या होता है
कि जब दोनों जीवों को आपस में लाभ हो तो उसको बोलते हैं हम लोग सहभोजिता। ठीक है, जैसे कि सहभोजिता का आपका ले लें तो राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम जीवाणु क्या होता है, जो लेगुमिनस यानी कि दलहनी परिवार की फसलें होती है उसमें रहता है, तो इसको रहने के लिए स्थान मिल जाता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करके जो है किसको देता है, जो है लेगुमिनस यानी कि दलहनी फसलों को देता है। दलहनी फसल मतलब जिससे दाल प्राप्त होता है, जैसे दाल किससे प्राप्त होता है, जैसे चना। तो उसमें क्या होता है, उसके जड़ के गांठ में जो है राइजोबियम जीवाणु रहता है, तो राइजोबियम जीवाणु को रहने का स्थान मिल जाता है और जो है बदले में उसको क्या कर देता है, चना को या फिर दलहनी परिवार के फसलों को उसको क्या दे देता है, नाइट्रोजन दे देता है। तो ये क्या है, एक सहभोजिता का उदाहरण है। और उसके बाद जो हम लोग पढ़े थे परभक्षण या परजीवी, जैसे कि कसकुटा बताए थे जिसको हम लोग बोलते हैं अमरबेल, तो अमरबेल क्या है, परजीवी का एक उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे परभक्षण का उदाहरण है। ठीक है, परभक्षण मतलब दूसरों जीवों को खाता है। ठीक है, भक्षण मतलब खाना। 1920 के आरंभ में ऑस्ट्रेलिया में लाई गई नागफनी वहाँ लाखों हेक्टेयर क्षेत्र में प्रक्षेत्र में तेजी से फैलकर तबाही मचा दी। अंत में नागफनी को खाने वाले परभक्षी कौन है, एक प्रकार का सलभ है। ठीक है, तो परभक्षी का उदाहरण क्या हो गया, सलभ। सलभ किसका उदाहरण है, तो परभक्षी का उदाहरण है। और सलभ किसको खाता है, तो नागफनी को खाता है। ये भी आप लोग देखते हैं कि सलभ किसको खाता है, तो नागफनी को खाता है। तो सलभ का आपसे ये भी क्वेश्चन मिलेगा कि सलभ को मतलब नागफनी के निवारण के लिए कौन सा जो है जीव उपयुक्त है। ठीक है, तो नागफनी के निवारण के लिए जहाँ नागफनी बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं वहाँ आप जो है सलभ ले जा करके छोड़ दीजिए, एक प्रकार का कीट है। ठीक है, तो सारा का सारा जो है क्या करेगा, नागफनी जो खाकर ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो हम ज़्यादा और डिटेल्स में नहीं जाते हैं, तो और बहुत सारी चीज़ें बताते हैं आगे पीछे का, लेकिन छोड़िए, अभी आप लोग के एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है मेनार्क तितली के शरीर में विशेष रसायन होने के कारण यह अपने परवृक्षी के लिए बहुत ही अरुचिकर है, यानी स्वाद में बहुत खराब। यह दिलचस्प है कि तितली इस रसायन को अपनी झिल्ली कैटरपिलर अवस्था में विषैली खरपतवार खाकर प्राप्त करती है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। मेनार्क तितली के, मेनार्क एक प्रकार का के है, तितली है, उसके शरीर में क्या होता है कि एक विशेष प्रकार के रसायन रहता है, मतलब हानिकारक रसायन रहता है। ठीक है, जो क्या होता है कि जो उसको कोई भी नहीं खाता है। ठीक है, मतलब गंध उसमें हो सकता है कि अलग प्रकार के गंध रहता होगा, जिसके देख करके अलग अलग जो जीव हैं, जो चिड़ियाँ हैं वो भाग जाते होंगे। ठीक है, या फिर नहीं खाते हैं उसको। ठीक है, तो इसके क्या होते हैं कि इससे जो है मेंढक तितली बच जाती है। कैटरपिलर क्या है कि जो आप कीड़े देखते हैं धान पर, छोटा छोटा जो पिल्लू रहता है। ठीक है, जो रेंगते रहता है, घास के रंग का जैसा होता है। ठीक है, ग्रीन कलर का, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कैटरपिलर। तो ये क्या होता है कि शुरू शुरू में क्या होता है कि जब कैटरपिलर अवस्था में होती है तो विषैला खरपतवार खाती है, जिससे कारण क्या होता है, उसका शरीर भी विषैला हो जाता है। ठीक है, और यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है। और यहाँ थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर क्या है, लगभग 25% कीट क्या है, फाइटोफैगस। फाइटोफैगस मतलब पेड़ पौधों को खा करके जिंदा रहने वाले हैं। ठीक है, पेड़ पौधों को खाकर, या पादप रस। ठीक है, पादप रस मतलब पादप रस मतलब नेक्टर, जैसे कि मधुमक्खी क्या करता है, फूलों को रस चूस कर रहता है। तो मतलब पेड़ पौधे पर निर्भर रहने वाले कितना कीट है, लगभग 25% कीट है। चलिए, कैलोट्रोपिस खरपतवार अवश्य देखी हुई, यह पौधा अधिक विषैला और ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करने वाला कौन सा पौधा है। ठीक है, तो कैलोट्रोपिस क्या है, एक प्रकार का खरपतवार है, जो कि क्या होगा कि बहुत ही अत्यधिक विषैला होता है और हृदय से संबंधी क्या करता है, रोग उत्पन्न कर सकता है, यहाँ तक आपको मृत्यु के घाट में उतार सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि डार्विन ने प्रकृति में जीवन संघर्ष का सिद्धांत, प्रकृति में जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया, तो डार्विन ने दिया। किसने दिया, डार्विन दिया। योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया, या जीवन संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया, तो दोनों ही डार्विन ने दिया। ठीक है, स्पर्धीय अपवर्जन का नियम किसने दिया, तो ये गॉसे ने दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन रह सकता है कि स्पर्धीय अपवर्जन का नियम किसने दिया, तो गॉसे ने दिया।
कितना पेज तक हम लोग आ गए हैं? 21 पेज आ गए हैं। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैक ऑर्थर ने दिखाया कि एक ही पेड़ पर रह रही फुदकी बार्बलर की 5 यहाँ कोई ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। फुदकी को बार्बलर भी कहते हैं। साइंटिफिक नेम याद करना है तो कर लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, पूछा नहीं जा सकता है क्वेश्चन। प्राकृतिक प्रणाव लीवर फ्लूक अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए दो मध्यस्थ पोषकों जैसे घोंघा और मछली पर निर्भर करता है। मलेरिया परजीवी को दूसरे परपोषियों पर फैलने के लिए रोग वाहक की आवश्यकता पड़ती है। अधिकांशतः परजीवी परपोषी को हानि पहुंचाते हैं। यहाँ परजीवी के बारे में क्या है, ठीक है, यहाँ जितना भी लिखा गया है क्या होता है, परजीवी के बारे में लिखा है। तो परजीवी के बारे में क्या कर रहा है कि जितने भी परजीवी होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने जिस पे वो रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने परपोषी को हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। जैसे कि मलेरिया कहाँ रहता है, हमारे रक्त में रहता है, तो वो क्या करता है, हमको बुखार ला देता है, तो क्या करता है कि हानि पहुंचाता है, ठीक है। तो इसका मलेरिया किससे फैलता है, तो रोगबाहर मच्छर से फैलता है, जिसको बोलते हैं मादा एनाफिलीज मच्छर बोलता है। यकृत प्रनाव कहाँ रहता है, तो लीवर में रहता है, ठीक है। अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए दो मध्यस्थ पोषक जैसे कि घोंघा और मछली पर निर्भर रहता है। अच्छा, इसके बारे में कहते हैं जो अकृत प्रनाव है, ठीक है, जो अकृत प्रनाव है जिसको हम लोग लीवर फ्लूक बोलते हैं। यह क्या होता है कि अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए दो मध्यस्थों की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा पूछा जा सकता है आपको, ऐसा कौन सा परजीवी है जिसमें इसको अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए दो मध्यस्थ पोषकों की आवश्यकता होती है, तो क्या है, घोंघा और मछली। घोंघा और मछली अकृत प्रनाव को अपने जीवन चक्र पूरा करने के लिए दो पोषकों की आवश्यकता पड़ती है, घोंघा और मछली, ठीक है, दो मध्यस्थ पोषकों की आवश्यकता पड़ती है। एक्टोपैरासाइट क्या होता है, एक्टोपैरासाइट जो किसी जीव के बाहर ही रह करके क्या उसका पोषण करता है, अपना पोषण करता है, उसको बोलते हैं एक्टोपैरास। एक्टो मतलब बाहर से रह करके, जैसे कि जोंक हो गया, ठीक है, जोंक हो गया जिसको हम लोग लीच भी बोलते हैं। तो वो क्या करता है कि जो भी जीव होता है उसके शरीर के अंदर नहीं घुसता है, ठीक है, बाहर से क्या करता है, वो रक्त को चूसता है। जैसे कि हमारे हेड में, हमारे शरीर माथा में क्या होता है कि जू रहता है, तो वो क्या होता है कि जो भी जू होता है वो बाहर से ही क्या होता है कि हमारा खून चूसता है, तो उसको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। जो बाहर से अपना जो है कि भरण पोषण कर लेते उसको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। तो बाह्य परजीवी में क्या है कि मानव में रहने वाले जू हो गया, उसके बाद कुत्तों पर चिड़चिड़िया, कुत्तों पर क्या होता है, टिक्स, जिसको हम लोग चिड़चिड़िया बोलते हैं, प्रकार का कीट ही है, ठीक है, इंसेक्ट है। तो ये सर, तो कुत्ता को पैरासाइट पूछ दिया जाएगा कि कुत्ता का परजीवी बताइए, कुत्ता में कौन सा परजीवी रहता है, तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन बताते, तो क्या है, चिड़चिड़ियाँ। चिड़चिड़ियाँ मतलब चिड़िया नहीं, एक प्रकार का कीड़ा है, ठीक है, कीट है। टेक्टोपैरासाइट समझ में आ गया। उसके बाद इंडोपैरासाइट, ठीक है, कहीं होगा दिया हुआ। इंडोपैरासाइट यहाँ देखिए दिया हुआ है, जो किसी जीव के शरीर के अंदर जा करके अपना पोषण ग्रहण करता है, तो उसको बोलते हैं इंडोपैरासाइट, ठीक है। उसके बाद एक्टोपैरासाइट में अरित्रपादो जो कॉपीपोड्स एक प्रकार का बाह्य परजीवी है। कैस्कुट्टा एक प्रकार का बाह्य परजीवी है। यह परजीवी कैस्कुट्टा क्या है, परजीवी पौधा है, ठीक है, जो सामान्यतः बड़े पादपों पर क्या करता है, वृद्धि करता है। तो यहाँ पर आप लोग से पूछा जा सकता है कि परजीवी पौधा का नाम बताइए, ठीक है, तो क्या होगा, अमरबेल आ जाएगा उदाहरण में। मादा मच्छर को परजीवी नहीं माना जाता, ठीक है, मादा मच्छर को परजीवी नहीं माना जाता, हालांकि जनन के लिए इसको हमारे रक्त की आवश्यकता पड़ती है। परजीवी क्या होता है कि उसी पे रहेगा, इधर उधर नहीं भागेगा, उसी पे रहेगा और उस पे ही मतलब कि रह करके अपना जीवन यापन करेगा। तो मादा मच्छर क्या होता है, हमारा शरीर से खून चूसता है, फिर भाग जाता है, फिर खून चूसता है, भाग जाता है, इसीलिए मादा मच्छर को परजीवी क्या होता है, नहीं माना जाता, ठीक है। उसके बाद हमारा एंडोपैरासाइट, तो एंडोपैरासाइट बता ही दिए, जो हमारे शरीर के अंदर रह करके पलता है, उसको बोलते हैं एंडोपैरासाइट, ठीक है। रूट पैरासिटिज्म
इसको आप पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा कहानी टाइप का है। तो ब्रूड पैरासिटिज्म किस में पाया जाता है, तो कोयल में पाया जाता है, ठीक है, कोयल में पाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रूड पैरासिटिज्म किस में पाया जाता है, तो कोयल में पाया जाता है, कौवा में पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, ब्रूड पैरासिटिज्म पाया जाता है। तो ब्रूड पैरासिटिज्म होता क्या है कि जो कोयल होती है वो अपने अंडे को कौवे के घोंसले में जा कर के देती है, और अंडा जो है क्या होता है कि कौवे के अंडे के समान जो है ही जो क्या होता है कि कौवा का सॉरी कोयल का जो अंडा होता है कौवे के अंडे के समान ही होता है, जिससे क्या होता है कि जो है कौवा पहचान नहीं पाता है कि हमारा अंडा कौन है और कोयल का अंडा कौन है। जिससे क्या होता है कि उसको भी खिलाता पिलाता है, उसी प्रकार के उसका सेवन करता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ब्रूड पैरासिटिज्म बोलते हैं। ब्रूडिंग करता है मतलब उसको सेता है, ठीक है, सेता है मतलब गर्मी प्रदान करता है ताकि वो एक जो है कि पक्षी में बदल सके, ठीक है। इसको अंड परजीविता कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं सहभोजिता वहाँ पर बता ही दिए हैं, तो क्या होता है कि सहभोजिता क्या होता है, ठीक है। यह एक ऐसी प्रकृति है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को ना हानि होता है ना लाभ होता है। आम की साफ सॉरी सहभोजिता में क्या होता है, एक होता है सहभोजिता और एक दूसरे प्रकार सहोपकारिता। सॉरी सहभोजिता में क्या होता है कि दोनों को लाभ नहीं होता है, सॉरी वहाँ पे हमने गलत बता दिया कि सहभोजिता में दोनों को लाभ होता है, सहोपकारिता में दोनों को लाभ होता है। और सहोपकारिता जो अगला बार बताए थे, जो अगली स्लाइड में बताए थे कि जो है दलहनी पौधों के जड़ गांठ में जो है राइजोबियम जीवाणु रहता है, तो सहोपकारिता का उदाहरण होगा, सहभोजिता का उदाहरण नहीं होगा, ठीक है। तो सहभोजिता का जो उदाहरण होगा क्या होगा कि एक जाति को तो लाभ होगा, ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक जाति को लाभ होता है, ठीक है, और दूसरी जाति को क्या होता है, ना ही कोई किसी प्रकार कोई हानि होता है और ना ही किसी प्रकार कोई लाभ होता है, ठीक है। तो इस सहभोजिता का उदाहरण क्या हो जाएगा, ऑर्किड। ऑर्किड जो है किस पे उगता है, आम के शाखा पर। ऑर्किड किस पे उगता है, तो आम का शाखा पर उगता है, ठीक है। और ऑर्किड क्या है, एक प्रकार का आम और ऑर्किड एक दूसरे के सहभोजिता के उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए इसमें ऑर्किड जो मेनली रूप से आम पर उगता है, किसके लिए उगता है, तो पानी के लिए, पानी लेने के लिए उगता है, ठीक है, वहाँ से मिनरल्स लेने के लिए उगता है, न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए उगता है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होते हैं कि ऑर्किड में क्लोरोफिल होते हैं और प्रकाश संश्लेषण खुद करते हैं, लेकिन पानी लेने के लिए और जो मिनरल्स होते हैं खनिज लवण लेने के लिए आम के पौधों पर उगते हैं, बाकी बात कुछ नहीं इसमें। तो अब आम के पौधों पर उगा, पानी लिया, जो है मिनरल्स लिया, तो मिनरल्स ऊपर से ही लेते हैं, ऐसा नहीं कि आम के पौधों के अंदर जो है अपना जड़ डाल करके लेते हैं, नहीं, ऊपर से ही लेते हैं, ठीक है, जो भी खनिज लवण उनको लेना रहता है। तो इसमें आम को कोई हानि नहीं होता है। लेकिन जो है ऑर्किड को क्या होता है, ऑर्किड एक प्रकार का फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है, मतलब ये फूल वाला पौधा है, ठीक है। और एक उदाहरण है आपका व्हेल की पीठ। व्हेल की पीठ पर जो है कौन आवास बनाता है, बारनेकल। बारनेकल जो है व्हेल के पीठ पर अपना आवास बना लेता है, ठीक है, बहुत दिनों तक रहता है। तो व्हेल को अपने पीठ पर रहने पर उसको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है, और ये अपना क्या होता है कि जो ऑर्निकल होता है, बारनेकल होता है, उसको आवास भी मिल जाता है। तो एक प्रकार से सहभोजिता का उदाहरण है। उदाहरण के लिए उसके बाद पक्षी बगुला। आप लोग जब भी देखते होंगे हल चलते हुए खेत में, जहाँ पर अब बैल का हल चलता है, तो जब हल चलेगा तो क्या होते हैं कि उसके निकट में क्या होता है, बगुला रहेंगे। जैसे ही हल चलेगा तो ऊपर से क्या होता है कि नीचे से क्या होगा, तो कीड़े निकलते हैं, कीड़े निकलते बगुला उसको खा जाता है। तो इसमें बैल को नहीं कोई घाटा तो है नहीं, ठीक है, तो बैल का किसी प्रकार का ना ही नुकसान है ना ही कोई फायदा भी नहीं है। लेकिन क्या हो जाता है कि उसके निकट में सांचर में रहता है तो बगुला को फायदा हो जाता है। इसी प्रकार जब भैंस चरता है तो क्या करता है, घासों को हिलाता है। तो घासों के हिलाता है तो घास में जो छुपे रहते हैं कीट पतंग, वो उड़ते हैं और बगुला खा जाता है। तो ये सहभोजिता का क्या है, उदाहरण है। उसके बाद है समुद्री एनीमोन। सहभोजी का उदाहरण आप लोग जरूर याद रखें, ठीक है। समुद्री एनीमोन भी क्या है, जो है कि समुद्री एनीमोन और मछली एक दूसरे के सहभोजिता का उदाहरण है, ठीक है। तो समुद्री एनीमोन में क्या होता है कि टेंटिकल्स होता है, टेंटिकल्स में कांटा होता है, ठीक है, कांटा होता है। तो क्या होता है कि उसके बीच में जो जो मछलियाँ रहती है, तो क्या होता है कि वो बच जाती है। बड़ी मछलियाँ जो आएगी तो उसको कैसे, उसको बीच में जो छोटी छोटी मछलियाँ रह जाएगी, तो बड़ी मछली क्या कर सकते हैं, उसको जो है खा नहीं सकते हैं।
तो क्या होते हैं कि मछली को जो है परभक्षियों से सुरक्षा मिल जाती है, ठीक है। क्लाउन मछली और मछली में भी कौन रहता है, क्लाउन मछली, ठीक है। तो जो है समुद्री एनीमोन, तो समुद्री एनीमोन के जो टेंटिकल्स होता है, दंश दंशन स्पर्शक होता है, जो कांटा होता है उसके बीच में क्लाउन मछली रहता है। इससे जो है कि कोई लाभ नहीं मिलता है समुद्री एनीमोन को, लेकिन क्लाउन मछली को क्या मिल जाता है, एक सुरक्षा मिल जाता है परभक्षियों से। स्वउपकारिता हम लोग बता दिए, तो इसमें दोनों जातियों का लाभ होता है। इसमें क्या होता है, स्वउपकारिता में दोनों जातियों को लाभ होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं म्यूचुअलिस्टिक संबंध, ठीक है। अब ख़त्म ही हो गया है, अब कुछ आगे है नहीं, ठीक है। थोड़ा सा सारांश आ गया, थोड़ा सारांश पढ़ेंगे, सारांश में थोड़ा सा है, उसके बाद ख़त्म करेंगे, ठीक है। क्योंकि समझना ज़रूरी है, सिर्फ आप ऐसे देख लेंगे तो याद रहेगा नहीं, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट दे देंगे, क्योंकि NCERT है, थोड़ा सा पढ़ने में सबको दिक्कत होता है, ठीक है। हम भी पढ़े तो बहुत सारा इधर से उधर से खोजे, थोड़ा सा गूगल किए, तब जा करके हम भी समझे हैं, तब इतना टाइम लग जाता है हम लोग को 2-3 घंटा एक चैप्टर को पढ़ने में। अंजीर और बर एक प्रकार का इंसेक्ट है, ठीक है। अंजीर और बर क्या है, एक प्रकार का इंसेक्ट है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अंजीर जब आप क्या करेंगे, खोलेंगे, ठीक है, अंजीर को कट करेंगे, तो क्या होगा, इसमें आप छोटे छोटे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रुकिए थोड़ा सा, जैसे कि आप लोग को दिखाते हैं कि ये अंजीर है जो कट किया है, तो आप देख सकते हैं ये और ये छोटा छोटा जो उसका क्या है, अंडा है, ठीक है। ये छोटा छोटा उसका क्या है, एग है। तो ये जो छोटे छोटे जो बर होते हैं वो क्या करते हैं कि इसमें रहने के लिए उसको बर को स्थान मिल जाता है, और बदले में क्या करते हैं, अंजीर को परागन करवाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो अंजीर में फल का विकास होता है, और बर को रहने के लिए मिल जाता है। इससे क्या करते हैं, अपना भोजन भी प्राप्त करते हैं, रहने के लिए इसको स्थान भी मिल जाता है, ठीक है। तो जनन करने के लिए भी स्थान मिल जाता है, और बदले में इसको क्या करते हैं, परागन करवा देते हैं, ठीक है। तो परागन करवा देते हैं, जिससे क्या होता है, फूल से फल बन जाता है। तो ये क्या है, स्वउपकारिता का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद माइकोराइजा क्या होता है कि बहुत जो बड़े बड़े पौधे होते हैं, ठीक है, जो उच्च कोटि के पादप होते हैं, उसके क्या होता है कि उस पर जड़ में क्या होता है, माइकोराइजा रहता है, ठीक है। उसके जड़ में क्या होता है, माइकोराइजा रहता है। माइकोराइजा एक प्रकार का क्या है, माइकोराइजा एक प्रकार का कवक है, ठीक है। माइकोराइजा क्या है, एक प्रकार का कवक रहता है। मृदा से अति आवश्यक पोषक तत्व को क्या करता है, ला करके देता है, किसको, पौधा को, ठीक है। और बदले में क्या करता है, उसको ऊर्जा मिलता है, कहाँ से, उसके जड़ से कार्बोहाइड्रेट लेता है, ठीक है। तो ये स्वउपकारिता का क्या हो गया, उदाहरण। माइकोराइजा और उच्च कोटि के पादप क्या है, एक दूसरे के स्वउपकारिता का उदाहरण है। तो उदाहरण आपसे जरूर याद रखिए, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। वही बात बताएं जो आपको, ये ऑर्किड का पुष्प है, ठीक है। तो ऑर्किड के पुष्प में किसके द्वारा परागन होता है, ये आप लोग जल्दी याद रख लें कि ऑर्किड पुष्प में परागन किसके द्वारा होता है, तो मक्खी के द्वारा परागन होता है। ऑर्किड पुष्प में किसके द्वारा परागन होता है, मक्खी के द्वारा परागन होता है, ठीक है। तो यदि क्या हुआ कि मक्खी नहीं रहेगा तो परागन नहीं होगा, तो इसमें थोड़ा सा इसको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आपको स्यूडो कपुलेट को जानना जरूरी है, ठीक है, जिसको मैथुन बोलते हैं हम लोग। स्यूडो कपुलेट को जानना आपको यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो ऑर्किड के जो पौधे होते हैं, तो इस पुष्प की पंखुड़ी का साइज, रंग और चिन्ह कैसा होता है, मादा मक्षिका के समान होता है, कि मादा मच्छी के समान होता है। इसके जो पंखुड़ी का जो आकार होता है, रंग होता है, साइज होता है, कैसे होता है, मादा मक्षिका के समान होते हैं, ठीक है। तो नर मक्षिका को लगता है क्या है कि ये मादा मक्षिका है, और इसी को मादा समझ करके क्या करती है, वहाँ अपना मैटिंग करने जाते हैं, ठीक है, मैथुन क्रिया करने जाते हैं। लेकिन वो होता है ऑर्किड का पुष्प, तो क्या होता है कि ऑर्किड का पुष्प पे जाता है तो परागकण जो होता है इसके शरीर पे, इसके पैरों पे लग जाती है, और फिर ये दूसरे ऑर्किड के पुष्प पे जाता है, तो क्या होता है कि वहाँ पे परागन लगे होते हैं इसके पैर में, इसके शरीर में, इसके पैर में। तो क्या होता है कि परागन की क्रिया ये हो जाता है। तो लेकिन इसका मैथुन तो होता नहीं है, ठीक है, मतलब कि मेटिंग तो होता नहीं है, तो इसीलिए हम लोग को इसको बोलते हैं सूडो कपुलेट, ठीक है। तो सूडो कपुलेट किस में होता है,
तो नर मक्षी, ठीक है, नर मक्षी और ऑर्किड के पौधों के बीच में। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग, कुछ नहीं है, क्या है कि थोड़ा सा देख लेते हैं, वो जो हम लोगों ने जो छोड़ दिया था, जो कवर नहीं किया वो यहाँ पे कवर कर लेंगे, ठीक है। ताप, प्रकाश, जल और पर्यावरण क्या है, भौतिक कारक है। पर्यावरण के क्या है, भौतिक कारण कौन कौन सा है, ताप, प्रकाश, जल, ताप मतलब तापमान, टेम्परेचर, और मृदा पर्यावरण। मृदा पर्यावरण के क्या है, मृदा पर्यावरण के सबसे महत्वपूर्ण भौतिक कारण, ये सारे क्या है, भौतिक कारक है। हेमियोस्टेसिस के बारे में हम लोग बता दिया, हाइबरनेशन बता दिए, एस्टिवेशन बता दिए, डायपोज बता दिए। एस्टिवेशन हाई टेम्परेचर पर होता है, हाइबरनेशन लो टेम्परेचर पर होता है, और डायपोज जो है प्राणी पलवक में होता है, जो जू प्लैंकटन जिसको बोलते हैं उसमें होता है, ठीक है। तो ये चलिए ख़त्म। उसके बाद समष्टियाँ में क्या होती है, अप्रवासन मतलब आ जाता है, आने से क्या होगी, समष्टियाँ जन्म और अप्रवासन से बढ़ती है, ठीक है। जन्म होगा तो क्या होगा कि समष्टियाँ बढ़ेगी, अप्रवासन मतलब आ जाएगा तो समष्टियाँ बढ़ेगी, मृत्यु दर से या उत्प्रवासन से क्या होगा, समष्टियाँ घटेगी, ठीक है। और इससे ज़्यादा चरघाती होते हुए उतना जानना जरूरी नहीं है, आपको छोड़ दिए। चरघाती जनरली होता क्या है कि एक जो है, एक व्यक्ति जो कोई एक जीव है दूसरे जीव को जन्म दिया, फिर दूसरा एक व्यक्ति को जन्म दिया, जीव को जन्म दिया, तो फिर वो दूसरे को देगा, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे होते जाएंगे, उसी को बोलते हैं चरघाती। और ये सीमित होता है, क्योंकि हमारे पास जो है संसाधन सीमित है, खाने के लिए नहीं मिलेगा, मर जाएगा, तो कितना दूर तक बढ़ेगा, जितना संसाधन, जितना खाने के लिए हमारे पास रहेगा उतना ही ना बढ़ सकता है। तो बस यही है, कुछ और कुछ नहीं है। परभक्षण और परजीविता, जिसमें एक जाति को, ये परभक्षण बता ही दिए क्या होता है, परजीविता जिसमें एक ही जाति को लाभ होता है, दूसरा जाति को लाभ नहीं होगा, ठीक है। साभोजिता क्या होता है कि साभोजिता में एक जाति को लाभ होगा और दूसरा जीव जाति इससे अप्रभावित रहेगी, दूसरा जाति को ना ही लाभ होगा और ना ही हानि होगा, सौपकारिता में दोनों को लाभ होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि स्पर्धी बहिष्कार सिद्धांत, ठीक है। स्पर्धा में ऐसा समझा जाता है कि उत्तम स्पर्धी घटिया स्पर्धी को विलुप्त कर देती है। स्पर्धी बहिष्कार सिद्धांत वही डार्विन वाला है, ठीक है। सौपकारिता पता चल गया, पाद परागणकारी मतलब परागण करवाना, ठीक है। तो जो जाति उत्तम होती है वो क्या होता है कि मतलब वातावरण में अपने आप को बनाए रखने में सक्षम होता है, लेकिन जो स्पर्धी मतलब मान लिए हम स्पर्धी मतलब एक दूसरे से विपक्षी, ठीक है। तो जो विपक्षी कमज़ोर होगी वो विलुप्त हो जाएगी, ठीक है। और जो विपक्षी क्या होगी कि ज़्यादा मजबूत रहेगी, तो वो क्या होगा कि अपने आप को जो है इस पृथ्वी पर किसी भी वातावरण में अपने आप को बनाई रखेगी, ठीक है। तो हमने बहुत बोल दिया, मेरा भी अब गला दुखा रहा है, तब मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, और मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। आप लोग को यदि जो है कि अच्छा प्रक्रिया रहा, ठीक है, आप लोग को अच्छा शेयर करेंगे वीडियो को, ठीक है। अच्छा, आप लोग का व्यवहार, आप लोग से शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और उसके बाद जो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखेंगे तो हम फिर नेक्स्ट इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो लाएंगे, ठीक है। आप लोग से यदि अच्छी प्रतिक्रिया मिली तो, नहीं तो फिर जब मन होगा, जब फुर्सत मिलेगा तब बनाएंगे। कुछ लोग बोल रहे थे कि जो है कि अगला चैप्टर का बनाइए, अगला चैप्टर का बनाइए, इसीलिए मैंने बनाया, ठीक है। आप लोगों के ही रिक्वेस्ट पर मैंने ये बनाया, ठीक है। तो यदि आप लोग को अच्छा प्रतिक्रिया रहेगा तो मैं फिर अगले दिन नया वीडियो लेकर के आऊँगा, नहीं तो फिर जब हमको फुर्सत मिलेगा तब बनाऊँगा, या फिर बना भी सकता है या फिर नहीं भी बना सकते हैं, क्योंकि हमको भी एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, धन्यवाद।